मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहारी सीजन है, शादियों का मौसम है और ऐसे में गिफ्ट का लेन देन काफी आम चलन है। गिफ्ट लेना भी पसंद है और लोगों को गिफ्ट देना भी पसंद है, लेकिन इस लेन देन के चक्कर में शायद आप लोग एक बात को नजरअंदाज कर देते होंगे कि अगर आप गिफ्ट कैश में दें या फिर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे या फिर और भी किसी तरीके से अगर आप गिफ्ट देते हैं तो उस पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, गिफ्ट के लेन देन पर टैक्स के नियम भी हैं जो आपके लिए जानने और समझने ज़रूरी हैं। और इन्हीं टैक्स के नियमों को समझाने के लिए हमारे साथ टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के इस शो में। सुनील जी से खास बातचीत करेंगे और आज के शो में क्या खास है वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। आज के शो में हम जानेंगे गिफ्ट पर टैक्स के क्या है नियम, शादी पर मिला गिफ्ट उस पर लगेगा टैक्स, क्या वसीयत में मिली संपत्ति गिफ्ट मानी जाती है, साथ ही कोरोना इलाज के लिए मिले पैसे पर क्या टैक्स लगता है। सुनील जी, तो आज हम करने वाले हैं तोहफों की बात, मतलब त्योहार में उपहार पर किस तरीके का टैक्स लगता है, कहां लगता है, कहां नहीं लगता है। लेकिन इससे पहले डिफाइन करना जरूरी है कि जिस गिफ्ट पर टैक्स की हम बात कर रहे हैं वो कैसे गिफ्ट हैं। देखिए स्वाति, गिफ्ट पर टैक्स को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना पड़ेगा। हमारे देश में गिफ्ट टैक्स एक्ट हुआ करता था जो कि 1958 में आया, लेकिन 1998 में सरकार को लगा कि नहीं, गिफ्ट टैक्स नहीं होना चाहिए। तब गिफ्ट देने वाले पे लगा करता था जो गिफ्ट दिया करता था। तो 1998 में हमने गिफ्ट टैक्स एक्ट को खत्म कर दिया। ना लेने वाले पे टैक्स, ना देने वाले पे टैक्स। लोगों की बल्ले बल्ले हो गई और लोगों ने इतने गिफ्ट दिए स्वाति 6 साल के पीरियड में 1998 के बाद में कि सरकार हैरान हो गई। और 2004 में सरकार गिफ्ट टैक्स तो नहीं लेके आई, गिफ्ट टैक्स एक्ट तो लेके नहीं आई, पर सरकार ने धारा 56, एक आयकर की धारा है 56, उसमें गिफ्ट लेने वाले पे टैक्स लगाना शुरू किया। और वो धारा बढ़ते बढ़ते 2017 में उसको बड़ा ड्रैकोनियन, बड़ा कठोर कर दिया। और अब नियम ये है कि अगर आप रिलेटिव्स के अलावा, ब्लड रिलेटिव्स के अलावा, रिलेटिव नहीं ब्लड रिलेटिव से अलावा 50,000 रुपए से ज्यादा अगर आप गिफ्ट लेते हैं एक साल में, 50,000 रुपए से ज्यादा, तो आपको टैक्स लग जाएगा। और टैक्स भी कितना लगेगा? मान लीजिए आपने 60,000 रुपए गिफ्ट ले लिया तो 10,000 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा स्वाति, पूरे 60,000 रुपए पे सरकार आपसे टैक्स ले लेगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और धारा है 56। इसलिए गिफ्ट लेते वक्त आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव के अलावा कुछ और ओकेजन्स भी दिए हैं सरकार ने, क्योंकि लगा कि गिफ्ट तो हमारे भारतीय सभ्यता में चाल चलन में आते हैं, तो सरकार ने कुछ नियम दे दिए। लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड नियम है कि वो डगर, कांटों से भरी डगर है, उस पर ध्यान से चलना चाहिए। ओके, तो बिल्कुल एक एक करके समझते हैं। और मैं आपसे बिल्कुल नटशल में ये भी जानना चाहती हूँ कि किस तरीके के गिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि शादियों में कैश गिफ्ट भी होता है, गिफ्ट तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है वो भी होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी होती है। कौन से तरीके गिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, किन गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है, मतलब कौन से ऐसे रिलेशन है या कहाँ से हमें गिफ्ट मिले तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, और कौन से गिफ्ट पर हमें थोड़ा बहुत समझने की जरूरत है कि ये गिफ्ट मिल गया तो भाई टैक्स भी अट्रैक्ट करेगा। इन 3 सवाल का जवाब। देखिए स्वाति, धारा 56(10) एक धारा है और उसमें बड़ा साफ साफ शब्दों में लिखा है कि आप गिफ्ट में कुछ भी ले सकते हैं। आप मूवेबल प्रॉपर्टी ले लीजिए, आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ले लीजिए, आप कैश में गिफ्ट ले लीजिए, आप चेक से गिफ्ट ले लीजिए, आप ज्वेलरी से गिफ्ट ले लीजिए। तो 7 सिचुएशंस को तो उन्होंने कर दिया एग्जैक्ट कि वहां पे हम टैक्स नहीं लेंगे, उसके अलावा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही बताई थी सिचुएशन, वो थी जब आपको ब्लड रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है जो आपके ब्लड रिलेशनशिप में है। दूसरा, आपको अगर शादी पे गिफ्ट मिलता है, शादी के ओकेजन पर गिफ्ट मिलता है, तो आपको टैक्स नहीं देना। आपको इनहेरिटेंस में गिफ्ट मिलता है, आपको टैक्स नहीं देना। आपको विल के जरिए गिफ्ट मिलता है, आपको टैक्स नहीं देना। आपको सामाजिक संस्था से टैक्स मिलता है, आपको गिफ्ट टैक्स नहीं देना, आपको टैक्स नहीं देना। आपको सरकार से कोई पैसा मिलता है, आपको उस पर टैक्स नहीं देना। उसके अलावा अगर आपको 50,000 रुपए ज्यादा मिलता है आपके दोस्तों से, अपने अपने कजिन्स से अगर आपको गिफ्ट मिल जाता है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा।
ओके, तो किनके गिफ्ट पर टैक्स नहीं है, कौन से गिफ्ट टैक्स फ्री है, ये हमने समझा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। आपने कैश में गिफ्ट के नियम बताए थे, मतलब सिर्फ रिश्तेदारों से ही एक साल में आपको 50,000 से ऊपर अगर टैक्स मिलता है, मतलब अगर रिश्तेदारों से भी 50,000 रुपए से ऊपर नकदी में गिफ्ट मिलता है तो वो उस पर टैक्स लगेगा, और 50,000 से नीचे एक साल में अगर जो हमारे रिश्तेदार हैं उनसे टैक्स, अगर हमें उनसे कैश मिलता है, कैश में गिफ्ट मिलता है, तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा? नहीं स्वाति, हम इसको बड़ी आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, पहली बात तो रिश्तेदारों की डेफिनेशन ओके। धारा 56 में अपने आप ही दे रखी है। उसमें आपके मदर हैं, आपके फादर हैं, ओके। आपके ब्रदर हैं, आपके सिस्टर्स हैं, आपके मामा मामी हैं, मौसा मौसी हैं, ताया ताई हैं, लेकिन वो रिलेशन लिमिटेड रिलेशनशिप है। अगर आप उसके अलावा आप गिफ्ट लेते हैं ओके। तो आपको टैक्स देना होगा, चाहे कैश में हो चाहे चेक में हो। बड़े मजे का एक रिलेशन आपको बताता हूं। अगर भतीजे को चाचा जी से गिफ्ट मिलता है, यानी आपके फादर के ब्रदर से गिफ्ट मिलता है, तो एग्जेम्प्ट, कोई टैक्स नहीं, वो तो ब्लड रिलेशन की डेफिनेशन में है। लेकिन अगर चाचा भतीजे से गिफ्ट ले ले, अपने भतीजे से गिफ्ट ले ले, तो वो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। ऐसे ही अगर आप अपने कजिन्स में गिफ्ट लेते हैं, आप अपने मौसा जी से गिफ्ट लेते हैं, अपने मामा जी गिफ्ट लेते हैं, जब तो आपके रिलेशन में नहीं है, आपके जीजा जी से गिफ्ट लेते हैं, आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है, वो तो एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आप अपने कजिन से, अपनी कजिन सिस्टर, अपनी कजिन ब्रदर से गिफ्ट ले लेते हैं, तो उस पर पूरा टैक्स देना पड़ता है। तो नियम बड़े कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े ध्यान से पढ़ने वाले नियम है। जहां तक सवाल है कैश गिफ्ट का, देखिए कैश गिफ्ट में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक धारा है 269 उसमें यह कहा गया है कि आप अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा कोई भी कैश पर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पेनल्टी लग जाएगी। आपको टैक्स नहीं लगेगा, आपको पेनल्टी लग जाती है। इसलिए अगर गिफ्ट भी आपने 2 लाख रुपए ज्यादा दे लिया तो आपको 269 में टैक्स या पेनल्टी देना पड़ सकता है। और तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं स्वाति आपको बताता हूं अपने दर्शकों को, बहुत सारे लोग इस गिफ्ट का मिसयूज करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरे रिलेटिव ने मान लो 25 लाख का गिफ्ट दे दिया मुझको, जो आपके रिलेटिव की डेफिनेशन में। अब गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन सरकार कहती है कि उस रिलेटिव के पास 25 लाख की इनकम तो होनी चाहिए, उसके पास असेट्स तो होनी चाहिए, उसका डिक्लेयर्ड सोर्स अगर नहीं होगा, उसके पास कोई इनकम का साधन नहीं होगा, और आपने कहा मुझे 25 लाख का गिफ्ट मेरे चाचा जी से मिला, मेरे मामा जी से मिला, तो आप मान लीजिए आपको 78% टैक्स देना होता है, और धारा है 68। तो इसलिए गिफ्ट के नियम जितने सरल नजर आते हैं स्वाति, उतने नियम सरल नहीं है। बिल्कुल, गिफ्ट लेने और गिफ्ट देने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन आपको इसके नियम भी मालूम होने चाहिए कि कैश में गिफ्ट दे रहे हैं, नकदी है, कोई भी किसी भी प्रकार का गिफ्ट दे रहे हैं, तो उसमें किस तरीके के नियम या टैक्स के नियम लागू होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड रिश्ता, वैसे कॉम्प्लिकेटेड रियल लाइफ में हम नहीं कहेंगे, पति पत्नी पर जो गिफ्ट का जो टैक्स नियम है वो क्या कहता है? क्या पति पत्नी से या पत्नी पति को गिफ्ट दे सकती है विदाउट टैक्स? देखिए स्वाति, पति पत्नी का रिश्ता जितना सहज और सरल होता है, लेकिन गिफ्ट के नियम और टैक्स के नियम उतने सरल और सहज नहीं है। बहुत पुराना एक नियम चला आ रहा है, पति पत्नी में गिफ्ट का लेन देन टैक्स से बिल्कुल माफ है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। पत्नी पति को कितना गिफ्ट देते, पति पत्नी को कितना गिफ्ट देते। लेकिन एक समस्या है, वो धारा 64 उसमें यह कहा है कि गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट कर देंगे हम, लेकिन उससे होने वाली आय, उससे होने वाली इनकम वो क्लब हो जाएगी पति या पत्नी जिसके भी हाथ से भी गिफ्ट दिया है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक आदमी ने अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया, तो 10 लाख रुपए का गिफ्ट तो एग्जेम्प्ट है। अब वो 10 लाख रुपए को अगर उस पत्नी ने, उस वाइफ ने बैंक में एफडी करवा दी उसकी, और उसको 6% से मान लीजिए ब्याज मिलता है, तो वो जो पैसा ब्याज का आया 60,000 रुपए एक साल में, वो हस्बैंड की इनकम में ही क्लब हो जाएगा 64 में, वो वाइफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। ऐसा ही स्वाति ज्वाइंट जो ओनरशिप होती है फ्लैट की, जनरली हमने देखा होगा हस्बैंड वाइफ के नाम से फ्लैट ले लिया जाता है, उस फ्लैट को हम किराए पे दे देते हैं, और वाइफ की कोई इनकम का सोर्स अगर नहीं है, वो अर्निंग मेंबर नहीं है, और सारा पैसा अगर हस्बैंड ने दिया है स्वाति, तो उससे होने वाली रेंटल इनकम, यद्यपि फ्लैट वाइफ के नाम से है, वो उसमें जॉइंट ओनर है, उसमें को ओनर है, लेकिन वो जो रेंटल इनकम होगी वो भी क्लब हो जाएगी। ये इतना पुराना नियम सरकार ने दे रखा है क्लबिंग का, और हमने कई बार
वित्त मंत्री जी से प्रार्थना भी की है कि ये नियम आज के जमाने में, आज के जमाने के हिसाब से, फैमिली अरेंजमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है, तो शायद सरकार हमारी बात सुन ले। बिल्कुल। अब मुझे गिफ्ट डीड के बारे में बताइए सुनील जी। गिफ्ट डीड की काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है, और गिफ्ट डीड सबसे पहले है क्या, और क्या वाकई ये बनानी ज़रूरी है? इसके फ़ायदे क्या हैं? स्वाति, आपने बहुत रेलिवेंट सवाल पूछा है। आम आदमी को नहीं पता कि गिफ्ट डीड क्या होती है, बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देखिए, गिफ्ट डीड है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आप बताते हैं कि गिफ्ट देने वाले ने गिफ्ट कहां से दिया, जो डोनर है, जो देने वाला है, वो बताता है कि मैंने किस सोर्स से दिया, किस रिश्ते में गिफ्ट दिया। देखिए, वैसे तो आप ओरल गिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, लेकिन ये अच्छा होता है कि अगर आपको गिफ्ट मिलता है, मूवेबल प्रॉपर्टी का, ज्वेलरी का गिफ्ट मिल जाए, कैश मिल जाए, चेक मिल जाए, शेयर्स मिल जाए, तो देने वाले से आप एक गिफ्ट डीड जरूर साइन करवा लीजिए। उसमें 2 विटनेस भी जरूर बनाइए। आप जो भी स्टैंप ड्यूटी है, जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, वहां पे आप पता कर लीजिए वसीका नवीस से कि आपको कैसे गिफ्ट डीड बनानी है। जनरली जो एग्रीमेंट का स्टैंप ड्यूटी होती है, उसी के ऊपर आप वो बना सकते हैं, लेकिन उसमें देने वाले की पूरी डिटेल होनी चाहिए, उसका पैन नंबर होना चाहिए, उसका आधार नंबर होना चाहिए, उसका बैंक अकाउंट की डिटेल होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये लिखा होना चाहिए कि जो मैंने पैसा गिफ्ट किया है उसका सोर्स क्या है, उसको मैंने अपनी आयकर में दिखाया हुआ है या नहीं दिखाया हुआ है। जहां तक सवाल है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, देखिए, जैसे मैंने बताया था कि गिफ्ट के लिए कोई नियम नहीं है कि आपको गिफ्ट लिखनी है, लेकिन अगर आपको कोई मकान, कोई दुकान, कोई फ्लैट, कोई लैंड, कोई एग्रीकल्चर लैंड आपको गिफ्ट मिलती है, तो स्वाति ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिखा हुआ है कि उसको रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो वो गिफ्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, वो आपके नाम से प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। पर खुशी की बात, अच्छी बात यह है स्वाति, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट्स ने गिफ्ट अगर ब्लड रिलेशन में आती है तो उस पर स्टैंप ड्यूटी की भी माफी दे रखी है। इसलिए अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है, अपने रिलेशन में मिलती है, तो उसको स्टैंप ड्यूटी देकर, अगर है तो ड्यूटी भर दीजिए, नहीं है तब भी आप उसको रजिस्टर्ड जरूर करवाइए। ये आपने बहुत ज़रूरी बताई गिफ्ट डीड के बारे में बात सुनील जी। अब वसीयत से जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे पूछने वाली हूँ। जब वसीयत में किसी को संपत्ति मिलती है, लोग सोचते हैं चलिए वसीयत में हमें गिफ्ट मिल गया हमारे पूर्वजों से, रिश्तेदारों से, दादा से, पिताजी से। तो वसीयत में जो संपत्ति मिलती है, क्या हम इसे गिफ्ट मान सकते हैं? देखिए स्वाति, पहली बात तो विल जो होती है, वसीयत जिसको हम कहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके रिश्तेदार से ही आए, आपके फोर फादर से ही आए, आपके पेरेंट्स से ही आए, किसी से भी आपको अगर वसीयत में पैसा आता है, विल में आता हो, आपने फिल्मों में भी देखा होगा, दोस्त ने वसीयत कर दी, और विदेशों में तो वसीयत करने के बड़े अजीब अजीब से आपने देखा होगा किस्से हैं कि उसने अपने डॉग के नाम कर दिया, अपनी कैट के नाम कर दिया वसीयत। ऐसे हमारे यहाँ भी वसीयत होती है। तो वसीयत में सबसे पहले जो नियम है, धारा 56 में साफ लिखा हुआ है कि वसीयत के थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू, अगर आपको विल के थ्रू कोई भी पैसा आता है, देखिए इनहेरिटेंस पर विल में फर्क है। इनहेरिटेंस में जहां आपको अपने फोर फादर से पैसा आता है, विल जो इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया कि आपको विल आई, उससे पैसा आ गया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, लेने वाले के हाथ में कोई टैक्स नहीं है। अब सवाल उठा, क्या देने वाले को टैक्स देना पड़ेगा? क्या उसको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा? मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपए की दुकान वसीयत कर दी किसी के नाम, तो क्या वो टैक्स लगेगा? आंसर इज अगेन नहीं लगेगा। धारा 47 में कहा गया कि विल के थ्रू जो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करेंगे, हम उस पर भी टैक्स नहीं लेंगे। यानी वसीयत में ना देने वाले को टैक्स, ना लेने वाले को टैक्स। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, इसमें भी बड़ी महत्वपूर्ण, वसीयत में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। अगर आप अपनी विल कर रहे हैं, तो मेरा मानना और मेरा सुझाव ये है कि आप उस विल को रजिस्टर्ड करवा लीजिए। उसको अगर आप रजिस्टर्ड करवा लीजिए 2 विटनेस के साथ, तब तो वो विल कामयाब होती है, मान्य होती है, अदरवाइज उसमें हमेशा डिस्प्यूट बना रहता है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं स्वाति, कि वसीयत आप अपनी जिंदगी में कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं। आपने एक वसीयत आज लिखी, आपको लगता है नहीं मुझे चेंज करना है, आप 1 साल बाद दोबारा वसीयत भी लिख सकते हैं। लेकिन जो भी आपकी लास्ट विल है, जो आपकी लास्ट वसीयत है, उसको आप रजिस्टर्ड जरूर करवाइए। बिल्कुल, वसीयत रजिस्टर कराना बेहद जरूरी।
शादियों का सीजन है। शादी में आपने बोला कि शादी पर मिलने वाला जो गिफ्ट होता है पूरी तरह टैक्स फ्री होता है, लेकिन क्या इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाइड हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए स्वाति, आयकर में ऐसा कोई नियम नहीं है जहां पर कंडीशंस अप्लाई ना हो। सेल के जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें लिखा होता है कंडीशन अप्लाई, लेकिन आयकर लिखता नहीं है कंडीशन अप्लाई, पर हमेशा कंडीशंस जरूर होती हैं। देखिए शादी में भी बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको शादी में जो भी गिफ्ट मिले, आपको रिलेटिव से मिले, आपको अपने दोस्तों से मिले, दूर के रिश्तेदारों से मिले, कजिन से मिले, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। लेकिन पहली कंडीशन, अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको गिफ्ट दे दिया, मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपको आपकी शादी में कार दे दी, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ऐसा है, वो परक्विजिट मान लिया जाता है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग क्या करते हैं शादी में, कि शादी में आपको गिफ्ट तो आया, लेकिन वो शादी के ओकेजन पर आना चाहिए। आपकी मान लीजिए सगाई हुई, आपकी सगन जिसको हम कहते हैं, आपको उसमें गिफ्ट मिल गया है, तो वो ओकेजन, लेकिन अगर वो 3 महीने पहले हुआ है तो उस पर बड़ा डिस्प्यूट रहता है। तीसरी बात, बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं स्वाति, कि शादी में दिखा दिया कि मेरे को 10 लाख रुपए का गिफ्ट आया और वो जमा करवा दिया बैंक में। तो आयकर अधिकारी पूछता है, जी आपको अगर 10 लाख रुपए शादी में गिफ्ट आया था, तो आपने शादी पर पैसा भी तो खर्च किया होगा, आपने कुछ खर्चा तो किया होगा, आपने कहीं दावत तो दी होगी, तो कृपया करके उसका बिल दिखाइए, उसका खर्चा आपने कहां से किया। अगर आपने खर्चा नहीं दिखाया स्वाति, और खाली गिफ्ट को ही अपनी इनकम मान लिया, तो धारा 69 जी 69 में आपको टैक्स लग जाएगा, आप ये ध्यान रखना। ओके। और शो के अंत में मैं आपसे जानना चाहती हूँ बहुत ही 2 इम्पॉर्टेंट बातें, क्योंकि हमने देखा कोविड के टाइम पर बहुत ज़्यादा लोगों ने दान किया और काफ़ी चैरिटेबल संस्थाओं को, क्या वो वहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा दान देने वाले को? दूसरा, जो कोविड इलाज पर मानिए किसी को कोई रकम मिली है, किसी से भी मिली है, वहाँ पर टैक्स के नियम क्या कहते हैं? देखिए स्वाति, आपको ध्यान होगा हमने जब कोविड में ये बात उठाई थी जी बिजनेस के माध्यम से, और हमारी बात वित्त मंत्री जी के कानों तक पहुंच गई। नियम ये था स्वाति कि अगर आपको अपने रिलेटिव के अलावा पैसा मिलता है, चाहे वो इलाज के लिए ही क्यों ना मिले, उस पर आपको टैक्स देना होता है। लेकिन 25 जून 2021 को वित्त मंत्री जी एक सर्कुलर लेके आई थी, उसमें कहा था कोविड के लिए अगर आपको कोई पैसा आपके रिश्तेदार ने दिया हो, आपके पड़ोसी ने दिया हो, किसी ने भी दिया हो, उस पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कही थी सरकार ने कि बहुत सारे एम्प्लॉयर ने जिनकी डेथ हो गई थी कोविड में, बड़ी दुखद मृत्यु हुई थी स्वाति, तो बहुत सारे एम्प्लॉयर ने कहा था कि हम एक्स ग्रेशिया देंगे, अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन देंगे। सरकार ने उसको भी टैक्स से माफी दे दी थी। बहुत सारी संस्थाओं ने कहा था कि हम कंपनसेशन देंगे, तो उसमें सरकार ने एक कंडीशन लगा दी थी कि 10 लाख रुपए तक एम्प्लॉयर से तो कितना पैसा मिले, 50 लाख मिले, 1 करोड़ मिले, एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर आपको बाहर से मिला पैसा, 15 लाख आपको मान लो कंपनसेशन मिल गया किसी से, तो आपको 10 लाख पे एग्जेम्प्ट होगा, 5 लाख पर टैक्स देना होगा। पर स्वाति, इस नियम में एक बात है, ये केवल कोविड का जो इलाज है उसके लिए छूट दी है, बाकी बीमारियों के लिए कोई छूट नहीं है। जैसे आपने कई बार सोशल मीडिया पे देखा होगा, लोग अपील करते हैं कि बच्चा बीमार है, उसको 50 लाख का खर्चा है, लोग उस पर दान भी करते हैं। पहली बात तो गिफ्ट नहीं होता, वो दान होता है। अगर आपकी संस्था रजिस्टर्ड नहीं है 12AB में स्वाति, तो जो भी पैसा आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर के थ्रू आपके अकाउंट में आएगा, वो लेने वाले पर पूरा टैक्स उसको देना पड़ेगा। और जब वो पैसा आप किसी बच्चे के इलाज के लिए उसके पेरेंट्स को दोगे, उन पेरेंट्स को भी पूरा टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए अपील करते वक्त ध्यान रखें कि आप आयकर की धारा 12AB में रजिस्टर्ड हैं, फिर तो आप लेने वाले पे भी टैक्स नहीं और देने वाले पे भी टैक्स नहीं। जी, तो गिफ्ट पर टैक्स के नियम, हर प्रकार के गिफ्ट पर टैक्स के क्या नियम है, कहाँ से गिफ्ट पर टैक्स लगता है, कहाँ से गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है, ये तमाम बारीकियां बताने के लिए सुनील जी आप हमारे साथ मनी गुरु में शामिल हुए, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद त्योहारी सीजन में धमाकेदार फेस्टिवल ऑफर्स की हम भी बात करेंगे थोड़ी देर में। देखते रहिए मनी गुरु। और आइए अब आपको बताते हैं धमाकेदार फेस्टिव ऑफर्स, इस बार क्या खास है आपके लिए फेस्टिव सीजन में। तो फेस्टिव सीजन की इस खास सीरीज में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है HDFC बैंक के रवि संथनम।
स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि जो फेस्टिव ट्रीट ऑफर है इस बार कितना अलग है और एचडीएफसी बैंक के ग्राहक होना जरूरी है इन ऑफर्स के लिए या बाकी ग्राहक भी इसका मजा ले सकते हैं? पहले चीज नमस्कार अनुराग एंड थैंक्स फॉर हैविंग अस इन जी बिजनेस। फेस्टिव ट्रीट्स ऑफर ये बार बहुत सी तरीके से अलग है। पहला चीज है कि पहली बार हम लोग हाइपर लोकल पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ये मान्यता रखे कि हमारे जो कस्टमर है मौजूदा पूरा भारत में रहते हैं और हर एक आदमी के लिए, हर एक ग्राहक के लिए ऑफर्स जो है उनके नज़दीक होना चाहिए। सो 9,000 के ऊपर ऑफर उनके नज़दीक की दुकानों पे मिलेगा। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस। दूसरा चीज ये भी किया है कि हम लोग कंज्यूमर को देखा है कि उनको क्या जरूरत है आजकल। तो आजकल आप देखेंगे तो हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। डेली एसेंशियल्स वगैरह अभी ऑनलाइन में बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गया है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ने ऐसा भी हेल्थ के ऊपर और ऑनलाइन ऑफर्स पे डेली एसेंशियल्स ग्रोसरीज के ऊपर भी लेके आए हैं ऑफर। और तीसरा चीज है रूरल और एमएसएमई। उन लोग के लिए आप मानिए कि वेदर इट इज किसान गोल्ड लोन, वेदर इट इज किसान लोन और रूरल वर्किंग कैपिटल लोन्स और कमर्शियल व्हीकल लोन्स, ये सब जो चीज उनको जरूरत है, ट्रैक्टर लोन वगैरह, उनमें भी हमने बहुत सारे ऑफर लेके आए हैं। और आपको एचडीएफसी बैंक का पेमेंट कंजम्पशन ऑफर्स जो है उसके लिए आपका ग्राहक बनना जरूरी है, लेकिन लोन ऑफर्स जो है उसके लिए आपका ग्राहक बनने की जरूरत नहीं है। आप हमारा ब्रांच में आ जाइए या ऑनलाइन एप्लीकेशन डालिए तो हम आपके पास आ जाएंगे। मैं आपसे यही समझना चाहूंगा अभी तक का रिस्पांस क्या मिला है और कौन से ऐसे सेगमेंट है जहां पर अच्छा अट्रैक्शन मिल रहा है। और एक और चीज माने कि जो पेंट अप डिमांड थी वो देखने को मिल रही है कि जो लोगों ने पिछले 1.5-2 साल में खरीदारी नहीं करी और अब एक तरह से रिवेंज शॉपिंग के तौर पे लोग आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो बहुत ही सही है कि ये रिवेंज शॉपिंग हमको देखने के लिए जरूर मिल रहा है। जब ये पैंडेमिक आया था, जो ट्रेडिशनल स्पेंडिंग जगह है, मान लीजिए ट्रैवल या हॉस्पिटैलिटी और ईटिंग आउट और एंटरटेनमेंट, यही चीज में बहुत सारा बदलाव आया था। ये सब कम हो गया था और वर्क फॉर होम या वर्क फ्रॉम होम जो बोलते हैं हम लोग, घर पे जो चीज चाहिए, वेदर इट इज वाटर प्यूरिफायर और वैक्यूम क्लीनर और डिश वॉशर, ये ज्यादातर इन चीज के ऊपर बहुत सारे नजर लोग रखने चालू किए। पहले तो ये लोग कोई यूज नहीं करते थे, अभी इस पे ज्यादातर आया है, तो इसके लिए हम उसके ऊपर भी ऑफर लेके आए हैं। और जो पहला 10 दिन है तो अक्टूबर में हमको देखने के लिए मिल रहा है, हमको 40% ग्रोथ मिला है पेमेंट प्रोडक्ट्स पे, क्रेडिट कार्ड स्वाइप्स पे। इससे लगता है कि यस, रिवेंज शॉपिंग इज ऑल्सो देयर, कमिंग बैक विथ वेंजेंस। और दूसरा चीज ये भी दिखता है कि लोग को वैक्सीनेशन के जरिए थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। तो अभी लोग मूवमेंट, हम लोग मोबिलिटी इंडेक्स देखते हैं कि जो किधर मूव करते हैं, घर से बाहर, ऑफिस वगैरह। तभी आजकल हम लोग भी ऑफिस जाना चालू कर दिया, लोग ऑफिस आना चालू कर दिया। तो ये जो मोबिलिटी है इसके हिसाब से कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोग को। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप जो भी खरीदिए या जो भी लोन लेने के लिए जिसका कॉन्फिडेंस चाहिए फ्यूचर के बारे में, वो हमको ज्यादा दिख रहा है आजकल। इससे हमारा पहला 10 दिन में बहुत सारा अच्छा रेस्पॉन्स आया है। सर, आपने बताया कि क्रेडिट कार्ड स्वाइप्स आपके काफी बढ़ गए हैं, लेकिन एक लंबे अंतराल तक आप नए क्रेडिट कार्ड इशू करने से बाहर थे, तो क्या वहां पर भी जो है रफ्तार देखने को मिली है और उसको और काउंटर करने के लिए और ज्यादा लोगों को जोड़ने के लिए आप एक्स्ट्रा ऑफर दे रहे हैं? या वो भी सही है आपने जो बोला। तो हम लोग को जब ऐसा एक शॉक मिला था तो हमने एक चीज पहले किया था कि जरा हमारे पास 1.5 करोड़ जो कस्टमर है क्रेडिट कार्ड का, उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो हमने पहले उनके ऊपर ध्यान दिया, उनके ऊपर बहुत सारा ऑफर करके उनको एक्टिवेट किया, उनका स्पेंडिंग पैटर्न पे ज्यादा जोर दिया था। दूसरा चीज है, हमको ये अपॉर्चुनिटी था कि हाउ डू यू री इमेजिन योर बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड। तो क्या क्या हमारे इधर कमी था, तो सेल्फ रिफ्लेक्ट करके हमारे इधर का जो भी कमियां था सब खत्म करके जब वापस आने के लिए चालू किया था, तो विद इन 1 मंथ हमने 4 लाख के ऊपर कार्ड मार्केट में बांटा है। तो लोग हमारे ऊपर जो विश्वास रखते हैं उसको क्लियरली विजिबल था हमारा जब मार्केट में हम लोग वापस आया था। और उन लोग के लिए भी बहुत सारा ऑफर है। और हमारा इधर क्या है कि डेबिट कार्ड में भी ऑफर है। तो आप बैंक का कस्टमर है और आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो भी डेबिट कार्ड में भी सेम ईएमआई ऑफर, सेम कैशबैक ऑफर्स आपको लागू है। तो आपका एचडीएफसी बैंक कस्टमर बनने के नाते बहुत सारे कुछ मिल रहा है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अनुराग, थैंक यू, एंड हैप्पी फेस्टिव सीजन टू यू एंड ऑल योर लिसनर्स।
तो ऐसे ही कुछ धमाकेदार फेस्टिव ऑफर्स के बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।